नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर दिया करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज का प्रश्न है फर्स्ट पेपर का है, जीएस फर्स्ट पेपर का। और इस प्रश्न को आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट नहीं डालने हैं, हेडिंग नहीं डालनी है। ठीक है, कोई भी जैसे कीवर्ड है तो कीवर्ड को आप लोगों को हाईलाइट भी करना है। ठीक है, तो कीवर्ड को आप लोगों को हाईलाइट करना है। कोई अगर अच्छी लाइन या कोई बहुत अच्छे विचारक की लाइन आप लोगों को याद आती है, कोई कोटेशन याद आती है, तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूज़न पार्ट में आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्रश्न आज आप लोगों को देखिए, प्रश्न क्या है। परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया, मतलब नष्ट बना दिया। ठीक है, नष्ट कर दिया। तो इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, और जो चीज़ पूछी गई है, जिस तरीके से भी पूछी गई है, तो उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, 200 शब्दों में बताना है। शब्द की जो संख्या है या लिमिट है उसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने वर्ड में आप लोगों को इसका उत्तर देना है। तो अब सबसे पहली बात ये करते हैं कि जो ब्रिटिश काल की जो नीतियाँ थीं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही बेकार थी, और शोषणकारी नीतियों को ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने अपनाया। और जिससे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ जो पारंपरिक कारीगरी थी, तो उसने क्या किया, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, कारीगरी उद्योग का पतन के कारण बहुत से थे। ठीक है, कौन कौन से हमारे यहाँ उद्योग चलते थे, तो जैसे जो ग्रामीण हस्तशिल्प है, जो हाथ के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती थी। ठीक है, जैसे सूत काटना, कपड़े का बुनना, मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज़ और धातु से बनी चीज़ों को, ठीक है, तेल घानी जो शोधन किया जाता है घर में, तेल की घानी जो बनाई जाती है, और चमड़े का शोधन और चमड़े की रंगाई, बहुत सारे उद्योग थे। ठीक है, ग्रामीण उद्योग जो थे उन पर बहुत से लोगों की आय और उसी से उनका जीवन यापन होता था। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी ये चीज़ बनाते थे तो इन चीज़ों पर इन्होंने इतने कर लगाए। ठीक है, इतने कर लगाए, बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी, जिससे क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे तो उनकी जो जीवन शैली थी या जो आय थी वो बिल्कुल कम होती चली गई। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि जो जीवन, भाई सीधी सी बात है कि अगर एक व्यक्ति की आय ही कम होती जाए, जब उद्योग का के जो कर ज़्यादा लगा दिए गए, कोई भी चीज़, जैसे आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको बेचने से पहले उस पर इतने कर थोप दिए गए कि आप उसको बेच ना सकें। ठीक है, और बेचे भी तो औने पौने दाम पर आप बेच लें। तो इससे क्या हुआ, जो एक पारंपरिक कारीगरी थी तो उसको बिल्कुल हतोत्साहित किया गया। और हतोत्साहित करने का परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि जो लोग थे, लोगों की आय, सीधी सी बात है, जब उद्योग ही ख़त्म होने लगा तो आय भी कम होने लगी। आय भी अगर कम होने लगी तो उनकी सामाजिक स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगी, और गरीबी भी देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। अब सोच के देखिए कि अगर किसी एक व्यक्ति की, अगर जो आजीविका या जीविका का साधन था तो वही अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं कुछ जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। तो अब इतने सारे उद्योगों के जो लोग यहाँ से हटे थे इस क्षेत्र से, तो कहीं ना कहीं किसी सेक्टर पर तो जाते। तो उन्होंने क्या किया कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालना शुरू कर दिए। जो बेरोजगार हुए थे तो उन्होंने क्या किया कि चलो अच्छा अब ऐसा करते हैं कि कुछ ना कुछ कार्य करना ही है, तो और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। और बाकी जो ब्रिटिश नीतियां थी वो बहुत ही ज़्यादा घिनौनी टाइप में थी, तो अब वो हर तरीके से शोषण ही कर रहे थे लोगों का। ठीक है, और जबरन चीज़ें चल रही थी। तो अब ऐसी स्थिति में
लोगों को क्या समझ में आया कि कृषि पर हमें अपना कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, बहुत से लोगों जो यहाँ से बेरोजगार हुए थे, इनका जो एक मूवमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये मूव कर गए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, ये कृषि कार्य करने लगे हैं, कम से कम उनका कुछ जीवन यापन चलने लगे। तो अब जितने भी हस्तशिल्प, दस्तकार और रोजगार पाने मतलब जो व्यक्ति थे, वो रोजगार पाने में असफल है। और असफल होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक ही विकल्प था कि कृषि करना। और कृषि करने के बाद उन्होंने क्या किया कि कृषि पर एक बोझ बढ़ा दिया। ठीक है, और ग्रामीण जो शिल्प कला था, हस्तकला थी, इन सब का विनाश किया गया। ब्रिटिश की नीतियाँ जो थी वो हमेशा केवल फ़ायदा देखती थी। ठीक है, अगर किसी चीज़ को, जैसे आपने कुछ माल बनाया, अब माल बनाने के बाद उसका अगर उचित दाम आपको नहीं मिलेगा तो क्या है, जो खरीदने वाला है वो उचित दाम लेगा जाके कहीं ना कहीं अच्छी मार्केट में बेचकर। तो हुआ क्या कि ग्रामीण शिल्पकला का भी बहुत ही ज़्यादा विनाश हो गया। और क्या हुआ कि जो एक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, उसको तोड़ दिया गया कि जैसे जितने भी उद्योग थे इनको किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। ठीक है, ये लोग खुद ही कार्य करते थे, खुद ही सारी चीज़ों को बनाते थे और उनको फिर बेचते थे जाके। तो ये क्या थी, स्वावलंबी जो अर्थव्यवस्था थी उसको बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। ठीक है, और कृषि पर बोझ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है, अब भूमि जैसे एक एरिया है, देखिए भारत का क्षेत्र तो इतना ही है। अब जो लगभग 71% लोग हमारे यहाँ अभी भी कृषि करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय, जिस समय ब्रिटिश काल था, तो उस समय जो लोग थे उस समय, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही थी। तो अब जब अगर उद्योग धंधों से लगे लोग अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे तो भूमि तो उतनी ही है, तो छोटे छोटे आकार और बढ़ने लगा, जो भूमि का बंटवारा है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगा। तो क्या हुआ कि कृषि पर बोझ पड़ने लगा और ज़्यादा, जो कृषि उत्पादकता थी उस पर भी बोझ पड़ने लगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी तो उसको उसने तोड़कर रख दिया। ठीक है, अब निष्कर्ष में आप लोगों को क्या बताना है कि जैसे जो हमारी आत्मनिर्भर व्यवस्था थी, ठीक है, अर्थव्यवस्था, उसका पतन हुआ, कृषि पर दबाव बढ़ा और भारत में घोर गरीबी। अब मेन रीज़न ये है कि जब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी देश के व्यक्ति की अगर आय नहीं होगी तो सीधी सी बात है वहाँ गरीबी और बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसी के मध्य में अकालों का भी देश को सामना करना पड़ा। तो ये भी बहुत ही दुखद घटना थी उस समय भारतीय लोगों के साथ में जो घटित हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को इतने सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं और कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से ऐड करके जो भी आपने पढ़ा है और आपके दिमाग में कोई डाटा या कोई अन्य कोई पॉइंट्स आता है तो उसको आप लोग इसमें डालकर बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया अगर उसके अकॉर्डिंग रेलेवेंट है तभी आप उसको डालिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को लिखने के बाद आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर इसको सेंड करिए और सेंड करने के बाद मैं आप लोगों को पीसीएस एकेडमी पर पीसीएस एकेडमी का जो चैनल है वो टेलीग्राम पर है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारे के सारे उत्तरों को आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, तो दूसरे के उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो इस समय है एक व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है, तो चाहें तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो 4 प्रश्न ड्राफ्टिंग के दिए जा रहे हैं और आपका एक टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका 5 क्वेश्चन के साथ में एक टॉपिक का ड्राफ्टिंग और फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स मिल रहे हैं। और संडे और बुधवार को 2 दिन ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो जो लोग भी इच्छुक हों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी है या तो मेरे इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। जीएस सेकंड पेपर का यह प्रश्न है और प्रश्न संख्या 71 है। ठीक है, 71 है और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। ठीक है, शब्दों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि शब्द चयन में आप लोगों को बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्या क्या हमें वर्ड यूज़ करने हैं उनका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति जो थी
शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है, स्पष्ट कीजिए और इसकी स्थिति में सुधार हेतु कुछ उपाय भी बताइए। ठीक है, तो ये प्रश्न है और इस प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। और दोस्तों इस प्रश्न को लिखते समय आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना है कि जैसे आपको पैराग्राफ में लिखना है, कोई हेडिंग या पॉइंट्स नहीं डालने हैं, कीवर्ड जो हैं कीवर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करना है कि जो 2 पैराग्राफ हैं उनमें जुड़ाव होना चाहिए, किसी कोटेशन या किसी अच्छे विचारक की लाइन आप डाल सकते हैं या किसी मूवी के गीत के बोल अगर आपको आते हैं 2-3 लाइन 4 लाइन तो उसको भी डाल सकते हैं, ये संस्कृत का श्लोक डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। तो प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। प्रश्न क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति का शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है, स्पष्ट करना है और स्थिति में सुधार हेतु उपाय भी बताने हैं। तो देखिए स्थानीय स्वशासन पद्धति जो है, ठीक है, तो इसको जो दिया गया था 73वें और 74वें संविधान संशोधन में के द्वारा दर्जा दिया गया था। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन पद्धति है इसको दर्जा दिया गया था संवैधानिक। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि स्थानीय स्वशासन पद्धति जो है, ठीक है, यह विकेंद्रीकरण पर था और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण पर और लोकतंत्र में समावेशी बनाना, जो लोकतंत्र था उसको समावेशी बनाना। ठीक है, अब इसकी शुरुआत जो की गई थी वो बलवंत राय मेहता जी के उससे की गई थी और नागौर राजस्थान से की गई थी और इस पर बहुत सी बाद में भी चीज़ें आई स्थानीय स्वशासन से संबंधित। और जो 73वां संविधान संशोधन था वो ग्रामीण से संबंधित है और 74वां जो है आपका नगरीय प्रशासन से संबंधित है। तो अब ये कुछ चीज़ें थी इसकी, और जो स्थानीय स्वशासन पद्धति है तो यह वर्तमान रूप में प्रभावी, देखिए अगर आप स्थानीय स्वशासन के बारे में ही बताने लगेंगे तो बहुत सारा लिख जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि आपको चीज़ें क्या डालनी है इसमें, और जो चीज़ पूछी गई है उसी का जवाब देना है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर 150 शब्द तुरंत हो जाएंगे आपके, ठीक है, तो कम से कम जो चीज़ पूछी गई है आपको उसी का जवाब देना है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, किसी और बात को भी आपको नहीं बताना है। तो अब स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में जान लेते हैं कि क्यों यह अच्छी या प्रभावी साधन जो है साबित नहीं हुई है। तो देखिए जो स्थानीय स्वशासन पद्धति है जिसमें आपकी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतें आती हैं और जो नगर पालिका और जितने भी शहरी प्रशासन संबंधित हैं, इन बॉडीज़ को क्या हुआ है कि वित्तीय अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। जो स्रोत हैं कुछ सेंटर से मिलते हैं, कुछ राज्य से मिलते हैं, लेकिन ये अपने खुद के स्रोत नहीं विकसित कर पाए हैं। ठीक है, और वित्तीय अधिकार इनको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या रही है स्थानीय स्वशासन को सही तरीके से काम न करने की। और भी कई चीज़ें हैं कि इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और क्या अगला रीज़न है कि महिला चुनाव, जैसे कोई आरक्षण में जो स्थानीय लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन होता है तो इसमें महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है। तो आरक्षण जो दिया गया है उसमें महिला अगर चुनकर जाती है तो उस महिला को जो अपनी वास्तविक शक्ति है उसका उपयोग वह खुद नहीं करती है, उसके माता पिता या भाई के द्वारा या पति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमियां हैं कि वो जो महिला जो चुन कर गई थी उसको जो वास्तविक शक्ति है उसका उपयोग ना कर पाना। ठीक है, और वो अच्छे भले बुरे का मतलब चीज़ों को जान भी नहीं पाती हैं। ठीक है, अगला क्या रीज़न है जो प्रभावी शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है कि चुनाव में वर्तमान में धन बल बहुत ही ज़्यादा हावी होने लगा है। ठीक है, तो ये जो चुनाव हैं, चुनावों में लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होते हैं इसमें धन बल बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होने लगता है और पैसे का लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। जैसे प्रधानी वाला चुनाव होता है या नगर निगम के चुनाव होते हैं तो इनमें अब बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा है और जो सीमा होती है उससे बहुत ही ज़्यादा लोग पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसकी।
और अगला पॉइंट देखते हैं कि जाति संघर्ष भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, सांप्रदायिक सौहार्द भी इसमें भी कमी आई है, और जो सांप्रदायिक संघर्ष है उसको भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है इसके द्वारा, ठीक है। और भ्रष्टाचार भी बहुत ही ज़्यादा इसमें हो रहा है, ठीक है। पैसा किसी निधि के लिए और आया तो काम किसी और चीज़ का आ रहा है, फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं मनरेगा के तहत। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं इसकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो स्थानीय स्वशासन पद्धति है उसने कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिए, ठीक है। इसमें राज्य की भूमिका भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो स्थानीय स्वशासन पद्धति है। अब सकारात्मक परिणामों को देख लेते हैं कि क्या किया है। तो इसने क्या किया है कि जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है उसकी चीज़ों को, भावना को अच्छा किया है, और जो शासन व्यवस्था की जो चीज़ें हैं उसको विकेंद्रीकृत किया है। और क्या है अगला पॉइंट, इसने क्या अच्छा कार्य किया है कि जैसे मान लिया जो आरक्षण पाने के बाद कोई भी किसी भी तरीके से इसने हर एक व्यक्ति को जो नीतियां बनती हैं उसमें शामिल करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। महिला की स्थिति में भी इसने बहुत ही ज़्यादा सुधार किया है। अब भले ही हो कि इनके पिता या पति जो भी जैसे प्रधान होते हैं, तो प्रधान की जो हस्बैंड हैं या उनकी वाइफ, मतलब पिता और पति, तो ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी महिला को कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति में अच्छा स्थान मिलता है और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। और इसने नीतियों में लोगों को शामिल होने के लिए एक प्रोत्साहित किया है और एक जन जागरूकता को भी लाया है। लेकिन अभी जन जागरूकता और होना बाकी है, लोगों को जन जागरूक बनाना और ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट में आप लोगों को बताना है कि स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो लोग लोकल बॉडीज़ में लड़ने जा रहे हैं तो उनके लिए ग्रामीण शिक्षा जितनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वह शिक्षित होंगे तो वो लोग अच्छा कार्य करेंगे, ठीक है। नैतिक रूप से भी अच्छे होने चाहिए वो लोग। और ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो आपकी स्थानीय स्वशासन पद्धति है उसके बारे में जागरूकता को फैलाना, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा एक निगरानी तंत्र एवं सर्वेक्षण जांच तंत्र को फॉलो करवाना, ठीक है, जिससे बीच में भ्रष्टाचार और जो भी समस्याएं आती हैं, ठीक है, जो आपसी संघर्ष होता है वो ना हो सके। और क्या है अगला पॉइंट कि वित्तीय अधिकार इनको प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है, वित्तीय अधिकार इनको प्रदान किए जाने चाहिए। और जो चुनाव होता है, चुनाव पर जो खर्च होता है उसको, उस पर अंकुश लगना चाहिए, ठीक है। एक लिमिट डिसाइड करनी चाहिए, बहुत ही कम, ठीक है, जिससे जो अच्छे व्यक्ति हैं वो राजनीति में आ सकें, ठीक है। और अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस पर दंड देने का भी प्रावधान बहुत ही अच्छी तरीके से, कि कुछ टाइम ड्यूरेशन में कि इनको दंड दिया जाए और वो कभी चुनाव न लड़ सकें, ठीक है, पूरे अपने जीवन में। तो ये कुछ उपाय थे। इसी चीज़ों को आप लोगों को निष्कर्ष के रूप में बताना है कि ये चीज़ें हैं अभी बाकी हैं, ठीक है, इनको करना ज़रूरी है। अगर स्थानीय स्वशासन पद्धति है इसको शासन का प्रभावी साधन साबित होना है तो ये चीज़ें सुधार होने चाहिए। और दोस्तों इतने पॉइंट्स मैंने बताया, कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपने पढ़े हों, जो भी बुक्स या नोट्स के माध्यम से, और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप नंबर पर मेरे सेंड कर दीजिएगा उत्तर। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर मेरा चैनल है पीसेस एकेडमी का, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सारे के सारे उत्तर आप लोगों को दे देता हूँ। और चाहे तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, उत्तर लिखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि समय देखिए धीरे धीरे चलता ही चला जाएगा, ठीक है, और समय ऐसे ही निकलता रहेगा, और नहीं करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।